how are you? I hope you are well. Now let's start your 13th chapter second part video. Okay. और फर्स्ट पार्ट वीडियो में मैंने आप लोगों का जो ये पेज नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा जो सेकंड पेज है वो भी मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट अब उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपके इस चैप्टर का जो थर्ड पेज है उस पर। और आप देख सकते हो इसकी जो फर्स्ट टॉपिक है वो है साउंड वेव्स, यानी आवाज़ की तरंगे। ओके, और यहाँ पे बिल्कुल आवाज़ की तरंग का एक इमेज यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे हम लोग किसी भी बॉडी के वेव्स को दिखाते हैं। किसी भी कोई भी जब वाटर में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसको हम लोग उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से शो करते हैं, और जो आपकी साउंड की वेव्स है उसको भी इसी फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट, और ये जो नीचे वाला जो ये हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। ओके, तो इस तरीके से जो है वेव्स को दिखाया जाता है ना। और वेव जब वेव आपने नोटिस किया होगा कि जब हमने वाटर सरफेस में एक वाइब्रेटिंग ट्यूनी फॉग को जैसे ही हमने टच कराया होगा, या फिर आप लोग जो है कभी किसी नदी में जब एक कंकड़ को फेंकते हो तो क्या होने लगता है, उस वाटर में वेव जनरेट्स होने लगते हैं। उस वाटर में ऐसे ऐसे वेव जनरेट होने लगते हैं। बिल्कुल ये जो है सर्कल में इस तरीके से उसके चारों तरफ क्या होने लगते हैं, वेव जनरेट होने लगते हैं। तो जो उस वाटर में जो ऊंचा वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। ओके, और बिल्कुल आपकी साउंड वेव जो है इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, बशर्ते उसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, अलग होती है। आपकी वेव जो भी वाटर में वेव जो जनरेट होता है उससे जो हमारा साउंड का वेव है उन दोनों का नेचर क्या होता है वो अलग होता है, लेकिन जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से अगला टॉपिक है आपका ऑब्जर्विंग वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस, है ना। किस तरीके से हम लोग वाइब्रेशंस या फिर ऑसिलेशन को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब उसमें वाइब्रेशंस होता है, और वो वाइब्रेशन इतने फास्ट होते हैं, इतने ज़्यादा तेज़ी से होते हैं कि हम लोग उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, है ना। प्रॉपरली हम लोग उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ओके, लेकिन आप लोग जो है स्लोअर वाइब्रेशन को जनरेट करा सकते हैं। किसी भी थ्रेड से एक वेट को लटका देंगे, उसे बांध देंगे, तो वो जो है आपका क्या बन जाएगा, एक तरह से उसको हम लोग टू एंड फ्रो मोशन कराएंगे तो वही एज अ वाइब्रेशन हमें दिखाई देता है। ये स्लोअर वाइब्रेशन हम देख सकते हैं। और इस अरेंजमेंट को, है ना, किसी आप धागे से किसी एक वेट को लटका देते हैं, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेंडुलम, लटकन, लोलक, जो भी इसको हिंदी में बोला जाता है। पेंडुलम को जो हम लोग किसी स्ट्रिंग में वेट को हैंग करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। ओके, और यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो इस तरीके का जो है आपका पेंडुलम होता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आपका ये अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग पेंडुलम कहते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि जो भी हम वेट उसमें हैंग करते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं बॉब। उस पेंडुलम का बॉब कौन सा होता है, जो वेट वाला जो हिस्सा है जो हम लोग उस स्ट्रिंग में जो लटकाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपके बुक में इस फिगर में दिखाया गया। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जब हम लोग उस पेंडुलम को अनडिस्टर्ब मतलब रखते हैं, उसको जो है बिल्कुल हम लोग हिलाते डुलाते नहीं है, बिल्कुल वो फिक्स पोजीशन में रहता है। ओके, यहाँ पे जब हम लोग उसको हिलाएंगे नहीं तो वो बिल्कुल फिक्स पोजीशन में अपने मीन पोजीशन पे यहाँ पे रहता है। इसी को इस वाले जो ये जो पोजीशन है ये मीन पोजीशन कहलाती है। यानी जब हम लोग पेंडुलम में देखेंगे कि कोई हरकत नहीं हो रही है, आपका पेंडुलम बिल्कुल एक जगह फिक्स है, तो ये जो है ये इसका मीन पोजीशन कहलाता है। और जब तक हम लोग इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, ये अपने मीन पोजीशन पे बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसे पुश करोगे, हल्का सा इसे पुश करोगे, तो आप देखोगे कि ये जो आपका पेंडुलम है वो क्या करने लगेगा, टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा अपने इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। जैसे ही हम लोग इसको हल्का सा जो है पुश करेंगे इधर की तरफ, तो ये क्या करेगा, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे ये क्या करने लगेगा, यहाँ पे मोशन करने लगेगा। और ये जो मोशन होता है, ये जो मूवमेंट होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है इस पेंडुलम के द्वारा, इस बॉब के द्वारा, यही आपका क्या कहलाता है, ऑसिलेशन, या फिर इसे ही हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं।
ओके ये क्या कहलाता है आपका ऑसिलेशन कहलाता है। जब ये आपकी बॉब इसको हल्का सा हम पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे तो ये टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेशंस कहते हैं। और इस तरीके से हम लोग जो है एक सिंपल अरेंजमेंट के द्वारा हम लोग ऑसिलेशन को देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट उसके बाद से आपकी अगली टॉपिक है एम्पलीट्यूड। ओके एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम डिस्टेंस को कहते हैं एम्पलीट्यूड। यहाँ पे हमारा इस पेंडुलम की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, है ना, इस पेंडुलम की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी ये जो आपका बॉब है ना, ये बॉब को जब हम लोग या तो खींचेंगे या फिर हम लोग इसे पुश करेंगे तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा ना उस पुश के लिए या फिर पुल के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। याद रखिएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन, या फिर यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे इस बॉब के लिए तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये आपकी क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड कहलाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका लार्ज एम्पलीट्यूड है और ये आपका स्मॉल एम्पलीट्यूड है ना। यानी जब हम लोग इसे पुश करेंगे तो ये जो है जितनी ये दूरी जो दूरी यहाँ पे तय करेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। और इसको किस तरीके से दर्शाया जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको इस तरीके से हम लोग ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं। ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये आपकी मीन पोजीशन है। ये जो आपकी ये बॉब जो लटकाई गई है इसकी मीन पोजीशन को हम लोग जो है इस तरीके से यहाँ पे दिखाते हैं, है ना। ये इस बॉब की जो है, इस बॉब की मीन पोजीशन ये दर्शा रही है। और जैसे ही हम इसको धक्का देते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसको पुश करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ये बढ़ते 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 और जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो ये चीज़ यहाँ पे दर्शा रही है। यानी ये बी जो है एक मैक्सिमम डिस्टेंस को दर्शा रहा है। ओके और फिर वो जो है आपका मेन पोजीशन पे आ जाएगा, यानी ये सी वाला पॉइंट है। यानी दोबारा जो है जब हम लोग एक बार पुश करेंगे तो ये बी से होते हुए आपकी ओ पे आ जाएगी, तो ये ओ वाला दर्शाएगा, है ना। यानी ये जो दोबारा यहाँ पे ओ पे आया है वो चीज़ यहाँ पे दर्शाएगी। फिर उसके बाद से ये मैक्सिमम डिस्टेंस एक्वायर करने की कोशिश करेगा, तो इस तरीके से ये और बैकवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, तो इसीलिए ये जो है आपके ग्राफ के नीचे इसको हम लोग दिखाएंगे। तो इस तरीके से फिर इसका डिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते ये डी पे आएगा। यानी जो ये इधर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा ना उसी को यहाँ पे डी पे दिखाया गया है। और फिर उसके बाद से इसकी जो है डिस्टेंस वो धीरे धीरे मीन पोजीशन से घटने लगेगी और वो घटते घटते फिर आपके कहाँ आ जाएगी, ओ पे आ जाएगी, यानी आपके मीन पोजीशन पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग एम्पलीट्यूड को ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके और डिफाइन कैसे करते हैं एम्पलीट्यूड को, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द बॉब या फिर ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, है ना। यानी किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में, है ना, जो आपकी मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है उस वाइब्रेटिंग बॉडी की, उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपकी एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला है टाइम पीरियड। और हाँ ये ध्यान रखिएगा, किसी भी इस जो भी ये आपका अरेंजमेंट है ना, जो भी ये सेटअप है, इसमें एम्पलीट्यूड जो है ना आपका क्या रहता है, यही केवल चेंज होता है। बाकी इस पेंडुलम की अगर हम लोग बात करें, इसी लेंथ के पेंडुलम, इसी वेट के पेंडुलम की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी और जो है आपकी ऑसिलेशन ये फिक्स होती है ना। फ्रीक्वेंसी और आपकी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फिक्स रहती है। बाकी एम्पलीट्यूड जो है वैरी करता रहता है ना। वो इसलिए वैरी करता है क्योंकि हम लोग कितना उस बॉब को पुश कर रहे हैं, कितना उसको पुल कर रहे हैं, इस हिसाब से वो आपकी वैरी करती रहती है। लेकिन इस पेंडुलम के लिए जो आपकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। तो आइए हम लोग टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो समय है ना, जो भी आपका ये जो बॉब होता है, तो ये जो समय लेता है एक मूवमेंट में, है ना, एक टू एंड फ्रो मोशन में ये जो समय लेता है उसी को हम लोग उस पेंडुलम की टाइम पीरियड कहते हैं। ओके यानी टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट्स। यानी ये जो आपके यहाँ पे इस फिगर में दिया गया है, ये जो है आपकी बॉब यहाँ पे लटकाई गई है, तो इस तरीके से जब हम लोग एक बार इसको पुश करेंगे तो ये इधर जाएगा, फिर पीछे आएगा और फिर इसके बाद से ये अपने मीन पोजीशन पे आएगा। तो इसमें इसने जितना भी समय लिया ना, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हम लोग उसे कहेंगे। ओके और आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का एक टाइम पीरियड जो है, एक ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड जो है
एक तरह से मेज़र करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी होगा ना, एक ऑसिलेशन बहुत जल्दी होगी। ओके, तो इसके लिए क्या किया जाता है, 10 ऑसिलेशंस का जो भी टाइम टेकन होता है उसको हम लोग जो है रिकॉर्ड करते हैं, कॉपी पे लिखते हैं और उसको 10 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और जैसा ही इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा जो है क्या होगा, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा, है ना। 10 का हम लोग करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो जो है हमारा एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग जो है टाइम पीरियड को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यानी द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम फॉर वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ओके, यानी जो समय हमारा पेंडुलम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लेता है उसी को हम लोग उस पेंडुलम का टाइम पीरियड कहेंगे। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में यहाँ पे आ गया होगा। और टाइम पीरियड भी जो है वो क्या होता है, किसी एक पेंडुलम के लिए वो फिक्स होता है, याद रखिएगा। केवल वेरी करता है हमारा एम्पलीट्यूड। ओके, क्योंकि हम लोग अपनी मनमानी से उसे जितना मन करे धक्का दे देते हैं, खींच देते हैं, जिसकी वजह से टाइम आपकी एम्पलीट्यूड वेरी करती है, जबकि आपकी टाइम पीरियड क्या होती है, वो फिक्स होती है। नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। ओके, तो मैं यहाँ पे बता दूं फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ओके, क्यों, तो इसको हेनरिच हर्ट्ज ने इसकी यूनिट को डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पे जो है हम लोग इसको हर्ट्ज में जो है इसकी यूनिट क्या होती है, HERTZ हर्ट्ज होती है। और इसको हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी, किसी भी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो हर्ट्ज में मेजर करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है, आइए जरा फ्रीक्वेंसी को हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि जो भी आपके यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, एक पेंडुलम में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है 60 सेकेंड का, है ना। और ये यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी मेजर करना कठिन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 60 सेकेंड का जो है 60 सेकेंड में उसने जितने भी ऑसिलेशन किए उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और उसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। और जैसा ही हम लोग करते हैं तो हम लोगों की जो है एक ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकल के यहाँ पे आ जाती है। ओके, यानी हम लोग इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ओके, यानी एक सेकेंड में जितने भी ऑसिलेशंस होंगे उस पेंडुलम के द्वारा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस जो है ऑसिलेशन की, उस पेंडुलम की वो फ्रीक्वेंसी आपकी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, हर्ट्ज में। याद रखिएगा, हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा जो है ये डिस्कवर की गई थी, इसीलिए हम लोग जो है उनके नाम पे इसको हर्ट्ज या फिर HZ से हम लोग उसे दिखाते हैं। ओके, और यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लीजिए जो भी आपकी पेंडुलम है वो 5 ऑसिलेशन करती है, हर एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन करती है, तो 5 ऑसिलेशन। तो यानी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तब 5 हर्ट्ज हो जाएगी। यानी किसी भी पेंडुलम की अगर हमें फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड में जितने भी वो ऑसिलेशंस करेंगे उसको मेजर कर लेंगे और इस तरीके से उस बॉडी की जो है आपकी फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट आप उसके बाद से देख सकते हैं अगली जो टॉपिक है आपके इस चैप्टर की, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ओके, यानी साउंड की विशेषताएं क्या होती हैं। ओके, स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त ही मैंने बताया था कि जो भी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कौन सी आवाज़ जो है किसकी है। ओके, बिल्कुल हम लोग जो है बिना किसी व्यक्ति को देखे उसकी आवाज़ से ही पता लगा लेते हैं कि कौन जो है व्यक्ति बोल रहा है, जानवर बोल रहा है, इंसान बोल रहा है, क्या चीज़ें किससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, बिना देखे हम लोग उसको पता कर लेते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि क्या कभी आपने सोचा है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो यहाँ पे आवाज़ों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने का काम करती हैं, वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं आवाज़ की जो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो वो है आपकी 3 चीज़ें, है ना। एक है लाउडनेस, एक है पिच और एक है क्वालिटी। और इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक दी गई है साउंड की, वो है आपकी लाउडनेस। ओके, लाउडनेस, और ये लाउडनेस डिपेंड करता है किसी भी बॉडी के, जो भी किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड पे। जितना एम्पलीट्यूड अधिक उतना ही उसकी लाउडनेस अधिक होगी, और जितना ही एम्पलीट्यूड कम उतना ही जो है आपकी लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। इसके लिए कह रहा है कि आप लोग जो भी आपने एक्टिविटी 1 की थी, एक्टिविटी 1 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारी एक्टिविटी 1। आई होप अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 1, इस स्ट्रिंग को हम लोग जितना ही तेज जो है दबाएंगे, यानी इसकी एम्पलीट्यूड जितने ही अधिक होगी तो इसमें वाइब्रेशंस भी उतने ही अधिक होंगे, जिसकी वजह से इसकी लाउडनेस क्या होगी, उतने ही तेज होगी। और अगर इसकी जो है हम लोग एम्पलीट्यूड अगर कम करेंगे तो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भी हमारी लाउडनेस है किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की, किसी भी
आपकी साउंड जो प्रोड्यूस करने वाले जो सोर्स हैं वो डिपेंड कर रहा है उसके एम्पलीट्यूड पे, ओके। और ये डायरेक्टली जो भी आपकी लाउडनेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए स्क्वायर के, ओके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम लोग लाउडनेस को डबल कर देंगे तो जो भी आपका एम्पलीट्यूड होगा वो 4 टाइम हो जाएगा, ओके। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे लाउडनेस को, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी हमारा लाउडनेस है वो डिपेंड कर रहा है वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पे। जितना ही एम्पलीट्यूड अधिक उसकी लाउडनेस उस बॉडी की उतनी ही अधिक हो जाएगी, ओके। तो इस तरीके से जो भी हमारे यहाँ पे इफ़ यू ड्रम की अगर हम लोग बात करें तो ड्रम पे अगर हम लोग जो है बहुत ही स्लोली स्ट्राइक करेंगे तो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर वही हम लोग जो है यहाँ पे बहुत तेजी से स्ट्रांगली वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो हमारी लाउडनेस क्या हो जाएगी, उस ड्रम की बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से याद रखिएगा जो भी हमारी एम्पलीट्यूड है किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की, उससे हम लोग उसके एम्पलीट्यूड को बदलेंगे तो उसकी जो है लाउडनेस, उस सोर्स ऑफ साउंड की लाउडनेस को हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद से अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है आप लोग देख सकते हैं वो है पिच। पिच क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं पिच से मेजर करते हैं कि कोई भी आवाज़ कितनी हाई है या फिर कितनी लो है, ओके। और ये पिच जो है विमेंस में क्या होती है, हाई होती है, और मेंस में लो होती है। और ये क्या है, पिच को कैसे डिफाइन करेंगे, तो पिच आपकी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। और फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑसिलेशंस पर सेकेंड, वाइब्रेशंस पर सेकेंड, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको भी हम लोग जो है घटा बढ़ा सकते हैं। और वो कैसे, तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 में अगर हम लोग फिर दोबारा अगर चले तो यहाँ पे क्या था, एक जो है वॉल में एक वायर को हैंग किया गया था, ओके। और इस वायर को या फिर इस स्ट्रिंग, इस रबर को हम लोग जब बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच करेंगे तो इसमें वाइब्रेशंस क्या होंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। वाइब्रेशन इसमें क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। अगर वहीं हम लोग इसको जो है बिल्कुल लूज रखते हैं, बिल्कुल लूज रखेंगे तो इसमें वाइब्रेशन क्या होंगी। और यहाँ पे जो है जैसे ही उसकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, यानी उसकी ऑसिलेशन पर सेकेंड जैसे ही बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो उसकी पिच क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और वहीं वाइब्रेशन कम होगा, वो वायर आपका लूज रहेगा तो आपकी जो भी पिच है वो स्लो हो जाएगी। और विमेंस में पिच हाई होता है, आवाज़ें विमेंस की श्रिल होती हैं, जबकि मेंस की आवाज़ें जो है उनमें पिच लो होता है और आवाज़ क्या होता है, बिल्कुल डल सा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि डिफाइन किया गया है हायर फ्रीक्वेंसी जो है अगर होगा तो उसकी पिच क्या होगी, वो भी हाई होगी। अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी यानी ऑसिलेशन पर सेकेंड, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन पर सेकेंड यानी हर्ट्ज, मान लीजिए आपकी 5 हर्ट्ज की जो है आपकी किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी है तो उसकी जो पिच होगी वो क्या होगी, आपकी पिच जो है वो 10, मान लीजिए कोई 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली कोई सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी पिच क्या होगी, हाई होगी 5 हर्ट्ज वाले से। इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारी जो भी पिच है वो डिपेंड कर रही है आपकी फ्रीक्वेंसी पे, याद रखिएगा, ओके। और यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी आपकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, खासकर जो स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट है, उनकी जो भी हमारे स्ट्रिंग जो लगे होते हैं उसको हम लोग टाइट और लूज करके उस ऑब्जेक्ट की जो है पिच को हाई और लो कर सकते हैं, ओके। या फिर जो भी आपका तबला है उस पर जो स्किल लगा होता है उसको भी हम लोग ढीला और टाइट करके उसकी जो है पिच को जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका दिखाया गया है, जो यहाँ पे फिगर है, अलग अलग फिगर से एम्पलीट्यूड और यहाँ पे पिच को दिखाया गया, देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि यदि हमारा एम्पलीट्यूड लो होगा तो आपकी साउंड कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। और वही एम्पलीट्यूड हाई होगा तो आपकी साउंड कैसी होगी, लाउडर होगी, ओके। और यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी होगी तो डल साउंड प्रोड्यूस होगा, ओके। और हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो आपकी साउंड जो है क्या होगी, श्रिल होगी। हाई फ्रीक्वेंसी यानी ऑसिलेशन 1 सेकेंड में ज़्यादा, ओके। और एम्पलीट्यूड का तो मतलब आप लोग समझते ही हैं, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन, ओके। नेक्स्ट उसके बाद से अगला यहाँ पे है क्वालिटी, है ना। कहीं ना कहीं हमारी जो है क्वालिटी की वजह से भी जो है साउंड जो है डिफ्रेंशिएट एक दूसरे से हो जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आप लोगों को यहाँ पे कह रहा है कि सितार और गिटार दोनों ही दे दिया जाए, उसमें पिच भी हम लोग सेम रखेंगे, लाउडनेस भी सेम रखेंगे, यानी एम्पलीट्यूड भी उसका सेम रखा जाएगा और जो फ्रिक्वेंसी है वो भी सेम रखा जाएगा। इसके बावजूद भी हम लोग जो आवाज़ प्रोड्यूस होंगे 1 बाय 1 करके, उसमें हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि कौन सी आवाज़ जो है सितार की है, कौन सी गिटार की
की है, ओके, गिटार की है। तो इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो आखिर अब तीसरी कौन सा फैक्टर है जो इनको अलग कर रहा है, तो वो है क्वालिटी। और क्वालिटी क्या होता है कि क्वालिटी जो है कहीं ना कहीं हमारे जो भी वो इंस्ट्रूमेंट है ना वो अलग अलग चीज़ों से बनता है। गिटार का जो इंस्ट्रूमेंट है वो अलग होगा, सितार का अलग होगा। तो इसके यहाँ पे एक ही फ्रीक्वेंसी उस इंस्ट्रूमेंट में जनरेट नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती हैं उसमें। तो यहाँ पे जो उसमें उसकी क्वालिटी है, यानी उसके साथ साथ जो अलग और भी बहुत सारे फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होती हैं उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, इन दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी दो बॉडी ऑब्जेक्ट में जो और भी बहुत सारी जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती हैं, ओके, उसकी वजह से जो है यहाँ पे साउंड की क्वालिटी जो है वो क्या हो जाती है, एक दूसरे से चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कौन सी जो है साउंड किस बॉडी से प्रोड्यूस हो रही है, ओके। और यहाँ पे कह रहा है कि चूंकि यहाँ पे जो हमारी बेसिक जो सेम फ्रीक्वेंसी जो भी हमने एम्पलीट्यूड और पिच जो सेम किया है वो आपकी फंडामेंटल कहलाती है, यानी जो बेसिक साउंड दोनों से प्रोड्यूस होगा वो तो फंडामेंटल दोनों में सेम होगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे कह रहा है कि और भी बहुत सारे साउंड मिक्सचर ऑफ साउंड प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के, ओके। और जो है दोनों की लाउडनेस क्या होती है, दोनों ऑब्जेक्ट की जो लाउडनेस होगी वो बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी, और वो आपकी कहलाती है हार्मोनिक्स, है ना। जो बेसिक जो निकल के आता है दोनों इंस्ट्रूमेंट से उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल, और जो अलग साउंड प्रोड्यूस होगा गिटार से और सितार से, अलग फ्रीक्वेंसीज वाले, अलग लाउडनेस वाले, उसको हम लोग हार्मोनिक्स कहते हैं। और इन्हीं हार्मोनिक्स की वजह से जो है अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है, और जिसकी वजह से हम लोग बता पाते हैं कि कौन सी जो है साउंड किस ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस हो रही है, ओके। और इस प्रकार से हमारी जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो डिटरमाइन होती है फ्रीक्वेंसीज के द्वारा, या फिर जो रिलेटिव लाउडनेस होती है दोनों ऑब्जेक्ट की, इसके द्वारा जो है प्रोड्यूस होती है, और जिससे हम लोग साउंड को डिफ्रेंशिएट एक दूसरे से कर पाते हैं, ओके। आई होप आप लोगों को जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, फंडामेंटल, हार्मोनिक, एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन, हर एक चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर एक बार में देख के आप लोग को ये सभी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप लोग दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, जैसे समझ में आ जाए, ओके। तब तक उसको आप लोग जो है देखिए, और बिल्कुल एक एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से आप लोग यहाँ पे समझते रहिए, ओके। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये आज का यही है, मैं बताती हूँ आप लोगों की, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि बताइए हर्ट्ज जो भी फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है और इसे किसने डिस्कवर किया था। मैंने वीडियो के दौरान ये बताया है आप लोगों को, तो आपको इस क्वेश्चन में इस वीडियो में ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि फ्रीक्वेंसी के यूनिट को किसने डिस्कवर किया था और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, ओके। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके मुझे इसका आंसर दीजिएगा। इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि कैसे साउंड जो है ट्रेवल करती है, साउंड किस तरीके से ट्रेवल करती है, क्या साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है, नहीं होती है, बाकी सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ओके। बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।